हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम रोटेशनल मोशन का अगला पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। देखिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंबाइंड रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRTM लिखेंगे। जहां पे हम सीखेंगे कि बॉडी घूम तो रही है, जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, जहां पे बॉडी घूम रही थी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पे बॉडी घूम रही है बट एक्सिस फिक्स नहीं है, वो एक्सिस मूव भी कर रही है। यानी बॉडी घूम तो रही है बट घूमने के साथ आगे भी ट्रैवल कर रही है, इसीलिए कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद हम इसका स्पेशल केस सीखेंगे, रोलिंग मोशन। क्या होता है रोलिंग, ये पूरा डिटेल में सिखाएंगे आज आपको। इम्प्योर रोलिंग क्या होती है, प्योर रोलिंग क्या होती है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन सिखाएंगे। इसलिए पूरा सेशन कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ आप सीखेंगे। पावर पैक्ड लेक्चर है और मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द सेशन के नोट्स और आगे की सारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए बच्चों, पूरे पावर के साथ, जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो बेटा, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन में जो हम इक्वेशंस यूज करते थे वो भी यहाँ पे यूज होंगे। रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन में जो आप इक्वेशन यूज करते थे वो भी यहाँ पे होगी यूज। मतलब ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है। कैसे, कहना क्या चाहते हो सर? आओ देखो मैं बताता हूँ। कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी जब ट्रांसलेट कर रही थी, सोचो बॉडी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, बॉडी ऐसे आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। सेंटर ऑफ मास ये रहा C, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है A कॉम। तो बॉडी का हम NLM में इक्वेशन क्या लिखते थे? हम बॉडी का FBD बनाते थे। एम आई राइट बच्चों? बॉडी का FBD बना के हम करते थे, नेट फोर्स निकालते थे इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम करते थे जब बॉडी चल रही होती थी एक जगह से दूसरी जगह। ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन। चलो, बॉडी को अगर मैं फिक्स कर दूं एक सेंटर एक्सिस के अबाउट और उसको मैं घुमाऊं एंगुलर एक्सेलरेशन से टॉर्क लगा के, तो हम क्या करते थे, इसका फुल बॉडी डायग्राम बनाते थे। फुल बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम सारे फोर्सेस की पोजीशन देखते थे, डिस्टेंसेस देखते थे, नेट टॉर्क निकालते थे और नेट टॉर्क को इक्वल टू आई अल्फा के बराबर करते थे। मतलब ये तो यूज करना ही करना है, ये भी यूज करना है साथ साथ। अब देखिए, अगर बॉडी फ्री स्टेट में तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही होगी। तो बेसिकली जनरली बॉडी फ्री स्टेट में रहेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हुए वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी करना है और एफ इक्वल टू एम ए भी करना है। और अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ सेंटर ऑफ मास की, तो आपके पास इफ ए कॉम कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ये सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे आ जाए तो सेम इक्वेशन यहाँ पे थीटा, ओमेगा और अल्फा के टर्म्स में, इफ अल्फा कांस्टेंट आ जा रहा है बेटा, तो आपके पास ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और आपकी सारी इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद v और ओमेगा में रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा वो भी हम देखेंगे, एक सवाल के थ्रू करते हैं। देखिए, अलग अलग सवालों के पैटर्न के थ्रू आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ, एक रॉड को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख देते हैं, मास m लेंथ l है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने यहां पे रॉड को रखा हुआ है। समझ गए बेटा? चले आगे। अब आपने क्या किया, एक कॉर्नर पे फोर्स F लगाया है
और ऐसा लगाया है एफ कि अभी सेंटर से आप देखो तो इस सेंटर से रॉड वाली जो लाइन है, रॉड से परपेंडिकुलर ये फोर्स है। तो फोर्स एप्लीकेशन का आपको स्पेसिफिक तरीका दे दिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और फोर्स आपने रॉड से परपेंडिकुलर लगाया। रॉड कहीं से भी हिंज नहीं है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई। पेन फाइट करते ना तो आपने यहाँ पे कॉर्नर पे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे पेन फाइट में करते। तो क्या होता है बताओ, पेन फाइट में आपने इसे मारा तो रॉड आगे तो जा रही है, साथ साथ घूमती भी है। वैसा ही यहाँ पे हुआ, तो दोनों मोशन अलग अलग हम डिस्कस करते। तो आप देखिए यहाँ पे नेट फोर्स किधर है, तो रॉड पे एक ही फोर्स है आगे की तरफ F, तो F इक्वल टू एम ए, तो एक्सिलरेशन आ गया F बाय एम। अच्छा, F इक्वल टू एम ए से जो एक्सिलरेशन आता है वो सेंटर ऑफ मास का आता है, तो सेंटर ऑफ मास यानी C का यहाँ पे एक्सिलरेशन आ गया आपके पास F बाय एम। अब बात करते हैं रोटेशनल की, तो ये यहाँ पे ऐसे घूमने भी लगेगी। सबसे पहले किसके अबाउट घूमेंगे, फ्री स्टेट है तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप घुमा दोगे। एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, फोर्स एक ही है F, सेंटर के अबाउट ही बात कर रहे हैं, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए लेंथ का आधा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा। अल्फा देखिए यहां से आ जाएगा 2 से ये कटेगा बेटा 6 F अपॉन ml, ये आपका एंगुलर एक्सिलरेशन आ गया अबाउट सेंटर। अब अगर मैं मानूं कि कंटिन्यूअसली फोर्स परपेंडिकुलरली सेम मैग्नीट्यूड का लगाया जा रहा है, या फिर टी टाइम तक लगाए या छोटे टाइम के लिए लगाए, dt टाइम के लिए, कोई भी आपको टाइम के बारे में दी जाए चीजें, और मैं पूछूं कि स्पीड बताओ थोड़ी देर बाद, मैं पूछूं कि अल्फा बताओ थोड़ी देर बाद, ओमेगा बताओ थोड़ी देर बाद, तो कैसे करेंगे आओ। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी जो रॉड है, रॉड अपनी पोजीशन से आगे चल चुकी होगी और थोड़ा से यहाँ पे टर्न भी हो चुकी होगी। यस, रॉड आगे भी चलेगी और टर्न भी करेगी। अब आगे चलने की कहानी कैसे होगी, तो आगे के लिए आप लिखोगे एक्सिलरेशन सेंटर का कितना है F बाय एम, V इक्वल टू U प्लस 80, इनिशियल स्पीड 0 है अगर रेस्ट से स्टार्ट है, तो ये सेंटर की नई स्पीड आ गई। फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा सेंटर ने, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेंटर ने कितनी दूरी चला, कितनी स्पीड हो गई टी टाइम के बाद, आप यहां बता सकते थे। अब एंगल घूमने की बात की जाए तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इनिशियली रेस्ट पे था, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये आपका एंगल कवर्ड आ गया सेम टाइम में, कि आगे चलते चलते कितनी एंगल रॉड घूम चुकी है। फिर फाइनली एंगुलर स्पीड कितनी अचीव कर ली उसने, तो वो आपका आ गया U प्लस AT। यस बेटा, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप कैसे हो रहा है। आइए इसमें एक आपको स्पेसिफिक केस दे देते हैं। सपोज आपको दे देते हैं कि आपने इंपल्स लगाया है जे आपने बोला बेटा इंपल्स लगाया हमने, समझ गए, आ जाओ। जे क्या हो गया, इंपल्स लगाए। अब आपसे बेसिक जानकारी, हम एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉड या ट्रेवल्ड बाय सेंटर निकालिए। इफ रॉड कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, इफ रॉड कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, ठीक है, आधा रोटेशन कंप्लीट हो जब तक हुआ, जब तक 180 डिग्री टर्न हुई रॉड, तब तक सेंटर कितना आगे आ गया, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपल्स की बात कर लेते हैं। इंपल्स मतलब क्या सर, आपने छोटी देर के लिए बहुत जोर से फोर्स लगा दिया, तो अचानक से उसका मोमेंटम आ गया, ठीक है, आपने ऐसा हिट किया पेन फाइट की तरह, एग्जैक्ट ऐसे खट मारा आपने, छोटी देर के लिए ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो इंपल्स। ऐसे ही एंगुलर इंपल्स भी होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, छोटी देर के लिए आपने टॉर्क लगा दिया। इंपल्स अगर मैं फोर्स के टर्म में बात करूं तो ये होता है F dt,
एंगुलर इंपल्स बच्चे टॉर्क के टर्म में होता है टाउ डी टी। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बेटा, m इंटू वी, वैसे ही बॉडी के घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, I इंटू ओमेगा। यस, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीड की जगह ओमेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपल्स क्या है बेटा, जे। क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो आपके पास सेंटर की स्पीड आ चुकी है J/m। तो सेंटर आगे दौड़ने लगा J/m स्पीड से। आया समझ में, इधर आ जाओ आप यहां पे। तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा, तो देखिए यहां पे एंगुलर इंपल्स को आप लिखते हैं बेटा, इंपल्स के टर्म्स में इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आए समझ में बेटा, जैसे यहां पे टॉर्क लिखा था हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही एंगुलर इंपल्स क्या है, इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर इंपल्स क्या हो गया, जे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जे आपको इंपल्स दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से L/2, तो J इंटू L/2 ये आपका हो गया एंगुलर इंपल्स। इक्वल टू आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ओमेगा फाइनल माइनस I ओमेगा इनिशियल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपने कर दिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक बॉडी के लिए I ओमेगा, घूमने के लिए एंगुलर मोमेंटम जो बन रहा है वो I ओमेगा आपने लिख दिया, इनिशियल 0। सिंपल, आप यहाँ पे देखिए I/ml²/12 सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो, तो ओमेगा जो अचीव हो गया वो 6J/ml अचीव हो चुका है। आया समझ में, ये ओमेगा आपने अचीव कर लिया। अब आपसे क्या बोला है कि हाफ एंगल रोटेट हो गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, आपने हल्का सा झटका देके छोड़ दिया, आप कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं है, इसीलिए आपका अल्फा यहाँ पे 0 है। आपने अचानक से फोर्स लगा के छोड़ दिया, मतलब स्पीड देके छोड़ दिया, तो ओमेगा कितना आ गया आपके पास, ओमेगा आ गया सर हमारे पास 6J/ml। यस, ये आपके पास ओमेगा आ गया इंटू टी, और थीटा कितना घुमाना है आपको, पाई। एक रोटेशन, हाफ रोटेशन, तो इसलिए पाई। एक पूरा रोटेशन होता तो 2 पाई कर देते। तो यहां से अब देखिए टाइम क्या आ गया, πml/6j, ये आपके पास टाइम आ गया। यस, इतने टाइम में सेंटर कितना चल गया पूछ रहा है, तो सेंटर के लिए बातचीत कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा 0 है, क्योंकि आपने बस फोर्स नहीं लगाया ना, आपने झटका देके छोड़ दिया। स्पीड है, स्पीड आपके पास आई J/m, तो S हो जाएगा J/m इंटू टी प्लस हाफ AT², 0, बस UT बचेगा, और टाइम की वैल्यू यहां से आ गई। तो आंसर आ गया, देखिए ये देखिए, J से J कट गया, M से M, तो πL/6 इतना डिस्टेंस सेंटर आगे बढ़ चुका होगा। अब देखिए यहीं पे मैं और आगे बढ़ाऊं, आपसे कुछ स्पीड की बात कर लेता हूं। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ये C, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, आपने यहां पे इंपल्स दिया है, झटका एक दिया, उससे स्पीड अचीव हो गई। क्या स्पीड अचीव हुई, सेंटर को V, और घूमने भी लगा ओमेगा से। सॉरी बेटा, यस, तो स्पीड भी अचीव हो गई और एंगुलर स्पीड भी अचीव हो गई, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंट पे ए और बी की अलग अलग स्पीड बताइए नेट। एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए बताइए जरा, और वेलोसिटी ऑफ बी बताइए जरा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के कारण स्पीड देखनी है, उसका डायरेक्शन देखना है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण स्पीड देखनी है, उसका डायरेक्शन देखना है, फिर आपको सोचना है दोनों ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे डायरेक्शन वाइज। देखिए यहां पे बताते हैं, तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं। तो रॉड एक जगह से दूसरी जगह जाती थी,
तो हर पॉइंट की स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर होती थी। ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल मोशन। अब आप सोचिए रोटेशनल मोशन के कारण क्या स्पीड है। तो रोटेशनल मोशन के कारण घूम आ रहे हो आप, है ना, टर्न हो रहा है। अब टर्निंग का डायरेक्शन भी आपको मिल गया। तो ए पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी होगी रेडियस से परपेंडिकुलर, और बी पॉइंट पे भी वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर घूमते हुए ये पीछे जा रहा होगा। यस, अब देखिए टेंजेंशियल स्पीड का हमने सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला पढ़ा होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो होती है आर ओमेगा। यस, आर है सेंटर से डिस्टेंस। तो अलग अलग पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग, तो अलग अलग पॉइंट्स की रोटेशनल टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग। तो आप देखिए ए पॉइंट की स्पीड क्या होगी, सेंटर से दूरी L/2 ओमेगा। यस, और बी पॉइंट की भी सेंटर से दूरी L/2 ओमेगा। ठीक है, सही जा रहे। ओमेगा क्या है, ओमेगा अभी निकाला आपने, ये रहा। वी क्या है, वी आपने अभी निकाला, ये रहा। अब आ जाइए यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब बताइए ए की नेट स्पीड क्या होगी। तो ट्रांसलेशनल से इसी डायरेक्शन में, रोटेशनल से भी इसी डायरेक्शन में, यानी ए की जो नेट स्पीड होगी वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो रहा होगा। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। कहा जाओ ए की नेट स्पीड क्या हो गई, सेंटर ऑफ मास की स्पीड प्लस L/2 ओमेगा, और बी की नेट स्पीड क्या हो गई बेटा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड में से ये माइनस होगा इस बार, माइनस L/2 ओमेगा। समझ गए। अब VC क्या था बेटा, यहां पे लिख देता हूं J/m प्लस L/2 ओमेगा क्या था 6J/ml। तो ये हो गया 1 + 3 4J/m। ये स्पीड आ गई ए पॉइंट की इस इंस्टेंट पे। बी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, J/m माइनस L/2 6J/ml, ये आ गया बेटा 1 - 3। यस, 1 - 3, इसका मतलब -2J/m। तो बी की नेट स्पीड इस इंस्टेंट पे पीछे की तरफ है, वो है -2J/m। आया बेटा समझ में। तो इस तरीके से इस इंस्टेंट पे आपने सेंटर की स्पीड निकालनी, आपने इंडिविजुअल पॉइंट्स की स्पीड निकालनी, और आपने वी और ओमेगा का अलग अलग वर्किंग की। ट्रांसलेशनल मोशन को फोर्स से देख के किया, रोटेशनल मोशन को टॉर्क से देख के किया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम बॉडी एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल में सेम काम करेंगे। ठीक है, सर्कल में हम सेम काम करेंगे। ये फोर्स F लगा दिया, स्मूथ जमीन है, ठीक है, और रिंग मान ली जाए, मास M, रेडियस R के साथ। चलो कुछ और मान लेते हैं, मान लेते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क मान लेते हैं, मास M, रेडियस R की। सेम वर्किंग अब कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में mg है, नीचे नॉर्मल है, ऊपर फोर्स आगे लग रहा है। तो बॉडी यहां पड़ी थी, आपने ऊपर से फोर्स लगाना चालू किया। यहाँ बॉडी पे स्ट्रिंग लपेटी हुई थी, स्ट्रिंग से आपने फोर्स लगाना चालू किया। अब इसका फोर्स की वर्किंग, ठीक है, mg और नॉर्मल तो बैलेंस हो गए बेटा, ऊपर नीचे कहीं मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, F = ma। ए किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया F/m। ठीक है, चले। अब बेटा एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे टॉर्क कब देखेंगे, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। किसके अबाउट घूमेगी, सेंटर के अबाउट। फ्री स्टेट में है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा दीजिए। तो टॉर्क = I α F × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, डिस्क का, सेंटर के अबाउट, mr²/2 अल्फा। तो अल्फा देखिए यहां से क्या आ गया, 2F/mr। ये आपको अल्फा मिल चुका है, समझ गए। चले आगे। अब इसी इंस्टेंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए पॉइंट, सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है कांटेक्ट में बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड, इनका, और डी भी मान लेता हूं, चलो यहाँ पे ये पॉइंट डी,
इनका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन बताइए इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, चलो आपसे हमने पूछ लिया कि टाइम जीरो पे इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी डी बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन ऑफ सी तो सबसे पहले आसान, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डायरेक्ट एफ बाय एम आई कैप डायरेक्शन, समझ गए, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ए की, बी की और डी की। इसका मतलब क्या होगा, दोनों मोशन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का आप वेक्टर एडिशन कर रहे होंगे। अब रोटेशनल मोशन में आप देखिए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, ये पॉइंट इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ, एम आई राइट। अब देखो ए पे, देखो तो ए पे दोनों डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे। अब देखो बी पे देखो तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डी पे देखिए आप, डी पे दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो आई कैप जे कैप दोनों में वेलोसिटी मिल रही होगी। चलिए आइए, तो ए पॉइंट की यहां पे बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हर पॉइंट का एक्सीलरेशन वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, तो सब के सब सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन से यहां पे चल रहे थे, समझ गए। यहां पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने सीखा है, आर अल्फा होता है। आर क्या है, सेंटर से दूरी, जिस पॉइंट से घुमा रहे हो एक्सिस से दूरी। तो यहां से देखिए ये आर अल्फा, आर अल्फा, आर अल्फा, आर अल्फा, इस तरीके से। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बताइए जरा, तो वेक्टर में आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर अल्फा, ये दोनों आई कैप में। बी का बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में से आर अल्फा माइनस होगा इनटू आई कैप। अब चलिए डी का बताइए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आई कैप में है और आर अल्फा माइनस जे कैप में। ये आपको फाइनल आंसर यहां से मिल रहा है। अब बताइए एफ बाय एम और ये 2f बाय एम आर, ठीक है, तो एफ बाय एम प्लस 2f बाय एम आर इंटू आर, ये आपको मिला 3f बाय एम, एम आई राइट। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया ए पॉइंट का। बी पॉइंट के लिए आप देखेंगे तो आपके पास ये माइनस हो रहा है, यस, तो ये हो गया माइनस एफ बाय एम आई कैप में। ठीक है, सही जा रहे। अब आप देखिए डी पॉइंट के लिए, तो आप बोलोगे एफ बाय एम सर आई कैप में है और ये वाली टर्म माइनस 2f बाय एम जे कैप में है, एम आई राइट। अब देखिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए कि डी के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप इन दोनों का ए सेंटर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर करके बता सकते थे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड लेके आप नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डी पॉइंट का बता सकते थे। समझ आया बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना ना, एक जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो कंफ्यूजन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। बच्चे जल्दी से क्या करते हैं, ए सेंटर ऑफ मास और अल्फा में रिश्ता बोल देते हैं ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा है सर। कोई भी सवाल आता है ये बोल देते हैं। देखिए बेसिक परिभाषा समझिए, यहां पे ऐसा था क्या, ए कॉम और आर अल्फा सेम है क्या, देखो आर अल्फा की वैल्यू क्या है 2f बाय एम, सेम है क्या, देखो नहीं, ये सेम नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे प्योर रोलिंग में वैलिड होता है, इम्प्योर रोलिंग में वैलिड नहीं है। तो एक बार फिर से, इन दोनों में ऐसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, इन दोनों में ऐसे कोई रिश्ता नहीं है। ए इक्वल टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इंडिविजुअल रोटेशनल मोशन का वो आर अल्फा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन वो आएगा आपका नेट फोर्स अपॉन मास, ए कॉम है। ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन चल रहे हैं एक साथ और नेट में रिजल्टेंट लेके आपको बताना है। अब देखिए एक चीज पे फोकस कीजिए, आप बी पॉइंट की वेलोसिटी पे फोकस कीजिए।
बी पॉइंट पे फोकस कीजिए, उसका एक्सीलरेशन किधर आया, पीछे की तरफ। बी पॉइंट का एक्सीलरेशन किधर आया, आप देखो, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन आपका आया है पीछे की तरफ। तो इस इंस्टेंट पे बी पॉइंट पीछे की तरफ खींचेगा, समझ गए। तो जमीन पे ये बी पॉइंट था, सोचो ये पॉइंट है ना, टच का बी है, तो ये बी पॉइंट पीछे खिसक रहा है, स्लाइडिंग होगी यहां पे। यस, ये पी पॉइंट पीछे की तरफ घिसक रहा होगा, इसीलिए आप बोलोगे स्लाइडिंग है। और किधर की तरफ स्लाइडिंग है, बैकवर्ड स्लाइडिंग है। बी पॉइंट पीछे की तरफ घिसक रहा है, ऐसे आवाज आएगी और पी पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, ये हो गई स्लाइडिंग। इसे कह रहे हैं हम इम्प्योर रोलिंग। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्योर रोलिंग क्या होती है। तो प्योर रोलिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सरफेसेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, उनका रिलेटिव मोशन जो होता है वो जीरो होता है। जी हाँ बच्चों, रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी सेम होगी दोनों की, दोनों पॉइंट की कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी सेम। इसका मतलब क्या, समझो, ये बॉडी वन दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है। दूसरी बॉडी ग्राउंड भी हो सकती है या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है या दूसरा गोला कोई हो सकता है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, जो पॉइंट टच में है एक दूसरे के। दो बॉडी टच में है तो दोनों का जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी बात कर रहे हैं, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो प्योर रोलिंग का मतलब कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का मोशन साथ में होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, दो पॉइंट के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। दो पॉइंट है टच में और साथ में जा रहे हैं, तो स्लाइडिंग नहीं हुई ना, स्लिपिंग नहीं हुई ना, तो इसी बस हम कह रहे हैं प्योर रोलिंग। दो पॉइंट साथ साथ जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, तो आपस में घिसना नहीं हो रहा है, इसलिए प्योर रोलिंग, नो स्लाइडिंग। प्योर रोलिंग का मतलब है नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग। आया समझ में, पक्का, कंफर्म। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन सेम होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। अगर आपका मोशन अलग अलग हुआ तो स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी तो क्या होगा, आपका इम्प्योर रोलिंग हो जाएगी। इम्प्योर रोलिंग मतलब स्लाइडिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है। जैसे बी पॉइंट की यहां पे बात करें तो बी पॉइंट का तो मोशन आपने देखा पीछे की तरफ है, और ग्राउंड का जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे है, तो इन दोनों का मोशन डिफरेंट हो गया। तो आपका इस सवाल में स्लाइडिंग हो रही है और बैकवर्ड स्लाइडिंग है। आई बात समझ में, पक्का। प्योर रोलिंग का मतलब आया समझ में। अब देखिए मैं आगे बढ़ाता हूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसी को फ्रिक्शन पे लेके आता हूं। सेम सवाल, डिस्क मास एम रेडियस आर, रफ जमीन बोल दी और आपको बोल दिया सफिशिएंट फ्रिक्शन है। अब आप मेरे को बताओ फ्रिक्शन क्या चाहता है, जरा बताइए फ्रिक्शन की चाहत क्या होती है। फ्रिक्शन को जब आपने डिफाइन किया होता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, सोचो, एनएलएम फ्रिक्शन चैप्टर पे वापस जाओ। फ्रिक्शन ये चाहता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच में है वो घिसे ना आपस में यानी सेम चाहत है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या चाहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन चाहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। और आप ध्यान से देखो तो प्योर रोलिंग का मतलब भी तो यही डिफाइन किया था। यस, यानी फ्रिक्शन चाहता है प्योर रोलिंग हो जाए, फ्रिक्शन आपको प्योर रोलिंग में सपोर्ट करेगा, फ्रिक्शन आपको प्योर रोलिंग में सपोर्ट करेगा। ध्यान से सुनिए, अब सफिशिएंट फ्रिक्शन बोल दिया मतलब जितनी जरूरत है उतना लग जाएगा फ्रिक्शन, और प्योर रोलिंग करवा के ही मानेगा। अब देखिए यहां पे आप समझ गए कि बी पॉइंट पीछे की तरफ घिसट रहा था, स्लिप हो रहा था। अगर आपका एफ फोर्स आगे लग रहा था, बी पॉइंट पीछे की तरफ आपका खिसक रहा है, बी पॉइंट पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा देखो। तो आप बोलोगे कि फ्रिक्शन को मैं अभी
आगे अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि बी अभी देखा आपने। चलो अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी फ्रिक्शन आगे अज्यूम कर लीजिए। अगर फ्रिक्शन सॉल्व करके पॉजिटिव आया तो जिधर आपने माना वो सही डायरेक्शन, अगर सॉल्व करके फ्रिक्शन नेगेटिव आ गया तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन मान लीजिएगा। इस सवाल में सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब है बाय डिफॉल्ट आपसे कहा जा रहा है प्योर रोलिंग की बात कीजिए। समझ गए? इस सवाल में सफिशिएंट फ्रिक्शन मतलब प्योर रोलिंग की बात कीजिए। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अल्फा बॉडी का और फ्रिक्शन की वैल्यू, ये सब आपसे पूछ रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, ट्रांसलेशनल की भी वर्किंग, रोटेशनल की भी वर्किंग, F इक्वल टू एम ए भी और टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी। तो अब देखिए दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इधर होगा तो F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई F इक्वल टू एम ए की। अब यहां पे आते हैं टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क में अब आप ध्यान से देखो तो फोर्स का टॉर्क क्या डायरेक्शन देखो, सेंटर के अबाउट, फोर्स ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन के टॉर्क को देखो, फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ आएगा। आप देखो राइट हैंड रूल से फोर्स ऐसे घुमा रहे, फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों का टॉर्क अपोजिट सेंस में है। अच्छा अब नेट क्या माने, नेट देखिए ए कॉम इधर और नेट अल्फा इधर मान लेते हैं। फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स को बड़ा मान लेते हैं तो अल्फा एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में। तो आप देखो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैसे लिखोगे, बड़े टॉर्क में से छोटा टॉर्क माइनस करिए और टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एफ इंटू रेडियस। तो एफ इंटू रेडियस फोर्स का टॉर्क माइनस फ्रिक्शन इंटू रेडियस फ्रिक्शन का टॉर्क। क्योंकि देखिए टॉर्क का राइट हैंड रूल से आप सेंस ऑफ रोटेशन देखिए तो इन दोनों का अपोजिट आ रहा होगा। इक्वल टू बॉडी कौन सी दी है बेटा, डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो देखिए इक्वेशन आपके पास क्या बनी, ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं बनाई है अभी, प्योर रोलिंग की कंडीशन बनाते हैं। आओ, ये ए कॉम ठीक है प्लस आर अल्फा से घुमा रहे हैं तो हर एक का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा। ये रोटेशनल मोशन के कारण एक्सीलरेशन है और ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एक्सीलरेशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बी दिया था। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी बच्चे, समझिएगा। प्योर रोलिंग में एक्सीलरेशन ऑफ बी 0 होना चाहिए। तो इधर से एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या है, आगे जाने के लिए सबका ए कॉम और आर अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आर अल्फा, ये पूरा मिला के 0 आ रहा होगा। आई बात समझ में, ये पूरा मिला के 0 आएगा। तो यहां से ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा इक्वेशन यूज करेंगे हम। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्योर रोलिंग में ही ये लगाना है। अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो ये रिलेशन नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंटली दोनों ए कॉम और अल्फा को देखना होगा। यहां पे ये दोनों सेम है क्योंकि प्योर रोलिंग है, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन नहीं था तो प्योर रोलिंग नहीं आ पाती। आई बात समझ में बेटा। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों को आपको सॉल्व करना है। कैसे करें देखो, आर अल्फा यहां पे आ रहा है, आर अल्फा को रख देना आप ए कॉम। तो आप देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखा दे रहे हैं। एफ प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम, ये आपको मिल गया था। एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू, ये जो इक्वेशन बनी टॉर्क की, इसमें आर अल्फा को ए कॉम रख दिया तो ये हो गया एम ए कॉम बाई 2, ऐड कर दीजिए तो 2f इक्वल टू, ऐड करिए 3/2 एम ए कॉम। तो आप देखिए 4f बाई 3m इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया है बच्चों। आई बात समझ में, पक्का कंफर्म। अब देखिए ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा था तो अल्फा आ गया आपके पास ए कॉम बाय आर, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए तो अल्फा आ गया आपके पास 4f बाय 3m r, दैट्स इट। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। f प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए कॉम,
ए कॉम की वैल्यू रख देते हैं, बस सॉल्व करके फ्रिक्शन आ जाएगा। देखो तो फ्रिक्शन हो गया 4f/3 माइनस एफ, जो सॉल्व करके आ गया f/3। अब देखिए फ्रिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव आया है, फ्रिक्शन पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था वो सही है और ये आपका सही जवाब है। तो पूरा सवाल हल हो गया, जो चीजें पूछी थी आपने बता दी। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको सेम सवाल होमवर्क दे देते हैं। रिंग के लिए करिए जरा, टॉप पॉइंट पे F फोर्स, M मास, R रेडियस, ठीक है। रिंग के लिए करिए, डिस्क के लिए आप कर चुके हैं, फिर हॉलो स्फीयर के लिए कीजिए, ठीक है, और फिर सॉलिड स्फीयर के लिए कीजिए। सेम सवाल है, मास रेडियस शेप सेम है, बस बॉडी के नेचर अलग अलग है। बॉडी का नेचर अलग अलग है, शेप बॉडी का अलग है, मास रेडियस साइज सेम है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है तीनों केसेस में, ठीक है। तीनों केसेस में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन इन ऑल केस, ठीक है। ये आपको दिया है, क्या क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है तीनों केस में, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तीनों केस में, और अल्फा निकालना है तीनों केस में। सर चेंज क्या आएगा क्वेश्चन में, चेंज क्या आ जाएगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। बस देखिए बॉडीज के शेप अलग अलग है, साइज मास सेम है, फोर्स भी सेम है, सेम जगह पे लगाया, ओरिएंटेशन सेम है, बस इक्वेशन में देखिए क्या चेंज आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाएगी। रिंग के लिए mr², हॉलो के लिए 2/3, सॉलिड के लिए 2/5 सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे कोफिशिएंट बदलते जाएंगे, सब कुछ सेम होगा, बस कोफिशिएंट बदलते जाना। इन तीनों को सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर बताइए। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आई बात समझ में, कमेंट करके बताना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ जनरल पॉइंट निकालते हैं इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड के केस में हम किसी भी जनरल पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हैं। आइए, तो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v कॉम दे देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम दे देते हैं। अब बताइए प्योर रोलिंग की सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो आपका जो बॉटम मोस्ट कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। अब आप इसको देखोगे कैसे, ट्रांसलेशनल मोशन हर एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, रोटेशनल मोशन में सबका डायरेक्शन अलग अलग है। रोटेशनल मोशन में स्पीड जो आएगी सबकी r ओमेगा आएगी, और ट्रांसलेशनल मोशन में सबकी स्पीड सेंटर ऑफ मास के बराबर आएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं b दे देता हूं। b के लिए देखिए वेलोसिटी क्या हो गई, सबसे पहले आगे जाने की और यहां से पीछे आने की, और इसे आप क्या करेंगे 0। क्यों 0 करेंगे, सिर्फ प्योर रोलिंग में 0 करेंगे, अदरवाइज 0 नहीं करेंगे, प्योर रोलिंग में ही 0 करेंगे। अब इसको देखिए आपको क्या मिल जाएगा, v कॉम इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमें मिल गया, समझ गए, प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई, v कॉम इक्वल टू r ओमेगा, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन हो गई। अब देखिए अलग अलग पॉइंट्स की हम यहाँ पे इसको यूज करके वेलोसिटी बताते हैं, पॉइंट मार्क कर देते हैं, ए, सेंटर, बी, डी, और एक पॉइंट है जो यहां से थीटा एंगल पे है, वर्टिकल से पीछे की तरफ थीटा एंगल पे, ये जनरल पॉइंट जी। इन सब की निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए पे देखिए अभी निकाला था ना हमने, v कॉम और r ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, तो a की वेलोसिटी क्या हो गई, v कॉम प्लस r ओमेगा, और प्योर रोलिंग में r ओमेगा v कॉम के बराबर, तो v कॉम प्लस v कॉम, ये हो गया डबल ऑफ v कॉम। आया समझ में, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड हो गई डबल v, सेंटर की स्पीड है बेटा
v। तो हाईएस्ट पॉइंट की डबल स्पीड है ना, तो उसका एरो बड़ा डबल लेंथ का बना लेते हैं। सेंटर का स्पीड है v और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड है 0। आई बेटा बात समझ में? तो ये डायग्राम आप ध्यान रखना ना, 0v 2v हमेशा ध्यान रखना। हर पॉइंट की यहाँ पे स्पीड अलग अलग है और यहाँ पे b, c और a की स्पीड आपको बता दी। d पॉइंट का देखें, d पॉइंट का भी हमने सीख लिया था। आगे जाने के लिए v कॉम नीचे आ रहा है r ओमेगा। अब r ओमेगा यहाँ पे v के ही बराबर है बच्चे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और नेट स्पीड यहाँ पे हो गई v√2, इन दोनों का रिजल्टेंट। ये आपकी d की स्पीड आ गई v√2 और वेक्टर लिखना हो तो इस तरीके से vi माइनस vj लिख सकते थे। अब बारी है जनरल पॉइंट की। जनरल पॉइंट, ठीक है, जनरल पॉइंट देखिए यहां पे है, ये जनरल पॉइंट है, ये एंगल थीटा आपको गिवन है। अब देखिए आगे चलने के कारण जी पॉइंट पे स्पीड आगे की तरफ आ जाएगी v सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल के कारण टेंजेंट के अलोंग स्पीड आ जाएगी r ओमेगा। समझ गए? अब ये जो टेंजेंट है इसके एंगल देखने बेटा अलग अलग तरफ से ना, तो ये टेंजेंट ये बेटा 90, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, एंगल भी बता देता हूं आपको, ये थीटा है, ये 90, 90 माइनस थीटा 90, आप देखोगे ये थीटा आ जाएगा। समझ गए? तो ये थीटा आ जाएगा। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? इनके बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो नेट स्पीड होगी। तो नेट स्पीड जो आएगी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस उनके बीच का एंगल जो कि है 180 माइनस थीटा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए आर ओमेगा बेसिकली v ही तो है, v स्क्वायर प्लस 2vv और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां से देखिए 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का? वो आता है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखिए 4 हो गया रूट के अंदर, बाहर आएगा तो आपको मिलेगा 2, v स्क्वायर का v साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये इधर बीच में आएगा कहीं, नेट स्पीड जी पॉइंट की इस तरफ आएगी। तो नेट स्पीड किसी जनरल पॉइंट की आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है 2v साइन थीटा बाई 2। आइए फाइनली जो स्क्रीनशॉट है पूरा वो बता देते हैं। v ओमेगा, ठीक है, 0 स्पीड, v स्पीड, 2v स्पीड, v√2 स्पीड, और यहां से थीटा एंगल पे इस पॉइंट की स्पीड है, जनरल पॉइंट की स्पीड 2v साइन थीटा बाई 2। आए समझ में? पक्का कंफर्म? अब देखिए थोड़ा सा डिस्टेंसेस के बारे में बात की जाए तो प्योर रोलिंग में, ठीक है, देखिए ए बी सी, आधे चक्कर के बाद क्या होगा? आधे चक्कर के बाद ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा। मानते हो ये बात? ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा, ये हाफ रोटेशन हो गया। और फुल रोटेशन में वापस से ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। एक फुल रोटेशन में ये वापस पूरा घूम के ऊपर आ जाएगा। तो अब ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंसेस के बारे में भी बता दूं। वैसे तो ये आप आराम से खुद ही बता सकते थे, है ना, आपका कॉमन सेंस ही आपको आंसर दे देगा। तो एक कंप्लीट राउंड में सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा आगे? बताओ सेंटर ऑफ मास कितना आगे चलेगा? तो आपने सही सोचा, सरकमफेरेंस के बराबर। तो आपका ये डिस्टेंस होगा 2 पाई r इन 1 रोटेशन।
तो जितनी देर में एक चक्कर पूरा होगा उतनी देर में सेंटर ऑफ मास 2πr घूमेगा। अच्छा, ये सिर्फ प्योर रोलिंग में होगा ना, इम्प्योर रोलिंग में ये नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी पॉइंट बी की बात करें अगर, तो बी का मोशन कैसा होगा वो हम बता देते हैं। बी का थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी देर बाद ऊपर आ गया बी और फिर वापस वो नीचे आ गया। तो बी का मोशन कैसा है, देखिए अगर मैं डॉटेड लाइन से बनाऊं तो ये बी का मोशन है। इनफैक्ट किसी भी पॉइंट जो रिम पे है उसका मोशन इसी तरीके से होगा। ये जो पाथ है बेटा, ये पाथ है जिसे नाम देंगे हम साइक्लॉइड। ठीक है, तो ये पूरा मैथमेटिकली डिराइव होता है, साइक्लॉइड आता है, तो बी पॉइंट का पाथ है साइक्लॉइड। और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, और पॉइंट बी के कारण, पॉइंट बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेंटर ने तो 2πr किया, अब बी पॉइंट ज्यादा चल रहा है कर्व मोशन में, तो ये देखिए आता है 8r। ये भी याद रखना है। आया कैसे, ये स्पीड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब डिस्टेंस आएगा 8r। डिस्टेंस बेसिकली कैसे आता है, स्पीड के इंटीग्रेशन से। समझ गए, स्पीड क्या है बेटा, 2v sin θ/2 इंटू dt। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आप रख दीजिए और टाइम पीरियड 2π/ω आप रख दीजिए। तो लिमिट 0 से 2π/ω लगाइएगा, इंटीग्रेट करिएगा, थीटा को रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। और ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब 0 है तब ये केस होता है। तो ये पाथ साइक्लॉइड है, इसका मतलब ये पाथ कैसा होगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो इस तरीके से ये पाथ रिपीट होता जाएगा। समझ गए, ये साइक्लॉइड पाथ है। और आप एक रोटेशन में देखिए तो ये आपको दिखा दिया, एक रोटेशन में 8r डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस। आया समझ में। तो प्योर रोलिंग यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं देखना है, सिर्फ वेलोसिटी, और दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट हैं। अब अगर मैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग की बात करता हूं तो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग देखिए क्या होगा। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग होगा बच्चे जब आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो ग्राउंड पे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी कि ए कॉम और आर अल्फा इक्वेट कर दिया जाए। ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन देखना हो तो इसका बेटा 0, इसका a, इसका 2a, एकदम सेम। इसका एक्सेलरेशन a कॉम आर अल्फा सब्ट्रैक्ट, इसका तो a ही है, इसका a कॉम और आर अल्फा एडिशन, और आपका वो ऐड होके आर अल्फा भी a, तो a प्लस a 2a। एक बहुत ही स्पेशल केस हम करते हैं, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत ही फेमस केस है ये, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये ध्यान से सुनना है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे सबसे पहले तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो क्या रोलिंग होगी क्या, और कोई फोर्स नहीं है, बस छोड़ दिया रेस्ट से, सिर्फ ग्रेविटी है, तो फ्रिक्शन के बिना यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, रफ जमीन आ जाती है तब प्योर रोलिंग होगी। अभी इक्वेशन लिखूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। इसका देखिए डायग्राम, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, और यहां से फ्रिक्शन। ठीक है, चले आगे। अब देखो मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन के बिना प्योर रोलिंग क्यों नहीं होगी, ये आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आप जब आप सिर्फ फोर्स की इक्वेशन देखिए तो फोर्स आपका यही दो है, ठीक है, सेंटर से नहीं होगा बेटा, है ना। चलिए इस तरफ mg sin थीटा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। तो इक्वेशन क्या बनी, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये हो गई पहली इक्वेशन।
चलने की ट्रांसलेशनल। अब घूमने की रोटेशनल की इक्वेशन आ जाओ। तो घूमने की इक्वेशन क्या है? घूमने की इक्वेशन के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। किसके अबाउट लिखना है? सेंटर के अबाउट। अब ध्यान से सुनो, mg सेंटर से ही पास कर रहे हैं, उनका टॉर्क 0। नॉर्मल भी सेंटर से ही पास कर रहे हैं, उनका टॉर्क 0। तो जो भी है टॉर्क देने वाले भाई साहब, वो तो फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो टॉर्क कैसे आएगा? और टॉर्क नहीं आएगा तो घूमेगा कैसे? घूमेगा नहीं तो रोलिंग कैसे? यस, इसीलिए फ्रिक्शन के बिना रोलिंग नहीं होगी। सबसे पहले ये चीज अच्छे से जान लीजिए। समझ गए? तो ये एंगल अल्फा हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपके पास ये बना टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू रेडियस, क्योंकि फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ये आपका टॉर्क बन चुका है। इक्वल टू आप क्या करेंगे बच्चे? इक्वल टू हम करेंगे आई अल्फा। ठीक है, तो अल्फा यहां से आ जाएगा फ्रिक्शन, या आर नीचे भेज देते हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई आई अल्फा बाय आर। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन बनी। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। अब देखिए, तो आपके पास एक प्रकार से जो ग्राउंड वाला कंडीशन थी ना, वो यहां भी वैलिड होगी। ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि ए कॉम आगे की तरफ खींच रहा है, आर अल्फा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पीछे दे रहा है। इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ग्राउंड पे आपका इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे, तो इसको भी इस पॉइंट पे सेम स्पीड रखनी है। तो ए कॉम इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। समझ गए बेटा? ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। समझ गए? तो कैसे करोगे देखो, आओ बताता हूं। अल्फा को आप लिख दीजिए ए बाय आर, और इसको फिर आप पुट करिए सेकेंड इक्वेशन में। जब आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनी? एफ इक्वल टू आई अल्फा, और एक आर और था नीचे, तो ये आई आर स्क्वायर हो गया, और एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए हो गया। इसे ऐड कर दीजिए, तो एम जी साइन थीटा देखिए क्या आ गया? एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर। यस, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन देखो मिलेगा, मास कॉमन लेके काट दीजिएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ रहा है प्योर रोलिंग में, और ये आपको याद रखना है। समझ गए मेरी बात? पक्का? तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये याद रखना है प्योर रोलिंग में इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यही एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डालिए जरा। देखिए एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डालिए तो फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या आएगा वो दिखा देता हूं। फ्रिक्शन आएगा एम जी साइन थीटा अपॉन, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू वहां डाली तो एम आर स्क्वायर ऊपर है ना। चलिए आइए डाल देते हैं, इसको रख देते हैं, आई अपॉन आर स्क्वायर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। एम आई राइट बच्चों? चलो एलसीएम ले लो जल्दी से। तो एम जी साइन थीटा इंटू आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई कॉमन ले रहे हैं। तो फ्रिक्शन का यहाँ से जो फॉर्मूला याद रखना है आपको, वो है बेटा ये 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया है ना। वहां पे आई बाय एम आर स्क्वायर था, ये एम आर स्क्वायर बाय आई आपको मिलेगा। आई बात समझ में? चलो अब आप देखिए कि अगर मैं आपको बोलूं जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन, जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट स्लिप हो रहा है, स्लिपिंग होने वाली है, तो जस्ट अबाउट टू स्लिप पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर कर देते हैं। तो फ्रिक्शन को बेसिकली म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर कर देते हैं।
और नॉर्मल देखिए क्या है mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन को mg cos थीटा के बराबर कर देते हैं, है ना, म्यू mg cos थीटा के बराबर कर देते हैं, म्यू mg cos थीटा। करिए इसको बराबर, तो म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ रहा है g tan थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। ये भी याद रखना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है वो बता देता हूं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, अब देखिए आई क्या था, ये था आई अपॉन एम आर स्क्वायर। जनरली आई क्या होता है, आई होता है कोई कांस्टेंट इनटू एम आर स्क्वायर। जैसे डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, तो ये 2/5 हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, अलग अलग बॉडी के लिए के अलग अलग, तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास याद रखना है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो थी वो mg sin थीटा अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई थी, तो वो 1/k हो गई। और आपके पास मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जस्ट स्लिपिंग है, तो म्यू की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन अगर इससे ज्यादा होगा तो कंफर्टेबल है, आराम से प्योर रोलिंग करा देगा। फ्रिक्शन इसके बराबर तो जस्ट स्लिपिंग होने वाली है, और फ्रिक्शन इससे कम है तो वो प्योर रोलिंग नहीं करवा पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग, मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। समझ गए, मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फिर हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, सवाल करेंगे। और आप देखना बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से, बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से। तो आइए आगे चलते हैं, इसी पे सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अब इसी में देखिए, अगर मैं यहां पे आपको डिफरेंट बॉडीज के लिए मैं बात करूं, यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज क्या क्या हो सकती है बच्चों, आओ देखिए। रिंग हो सकता है, यस, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है बेटा, यस, या फिर सॉलिड स्फीयर हो सकता है। इन सब के लिए अगर मैं बात करता हूं तो के क्या आएगा बताना है। सबसे पहले तो आपको देखिए, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो रिंग के लिए के की वैल्यू 1 है, डिस्क के लिए हाफ है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 है बेटा, और सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चे 2/5 है। एम आई राइट? अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो आप देखिए यहाँ पे आप एक्सीलरेशन बता सकते हैं, कौन ज्यादा एक्सीलरेशन से आ रहा है, कौन धीरे आ रहा है, ये आप बता सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो एक्सीलरेशन रिंग का क्या आ जाएगा, चलिए यहीं पे निकाल लो, इनके सामने ही आ जाओ, यहीं पे लिख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया देखिए, रिंग का g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के, ये हो जाएगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2g sin थीटा बाय 3। इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 3/5 g sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, आप देखिए 5/7 g sin थीटा। आया समझ में कैसे? देखो 1 प्लस हाफ नीचे 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे 3, उसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ 2/3। फिर यहाँ पे आए तो 1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 5/3 नीचे, 3 ऊपर, 5 नीचे बचा गया, तो ये आ गया 3/5। और ठीक उसी तरीके से 1 प्लस 2/5 नीचे हो जाएगा 7/5, 5 ऊपर चला गया, तो 5/7 g sin थीटा। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे, देखिए कोफिशिएंट हाफ यानी 0.2, कोफिशिएंट 2/3 यानी 0.66, 3/5 0.6, 5/7 ये होगा 0.7 समथिंग उसके आगे। तो यहाँ पे देखिए कौन जीत रहा है,
तो एक्सीलरेशन का सबसे ज्यादा वैल्यू आई सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन है, फिर है डिस्क का बच्चे, फिर है हॉलो स्फीयर का, फिर इसके बाद लास्ट में है रिंग का। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर देखेंगे तो एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर एग्जैक्ट उल्टा है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे एक्सीलरेशन का ऑर्डर एग्जैक्ट उल्टा होगा, होना भी था क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं चारों को एक साथ यहाँ से टॉप से छोड़ता हूं तो जमीन पे सबसे पहले कौन आएगा, ये रेस कौन जीतेगा सबसे पहले, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा, यानी सॉलिड स्फीयर जीतेगा। इन चारों को साथ में छोड़ दिया तो नीचे सबसे पहले सॉलिड स्फीयर जीत रहा होगा। आई बात क्या समझ में, ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। चलिए और क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो बेसिक काइनेमेटिक्स पूछी जा सकती है। ये लेंथ L दे दें, इनिशियल वेलोसिटी 0, लेंथ ऑफ इंक्लाइन L, एक्सीलरेशन आपने निकाल रखा है, ये रहा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। टाइम पूछ सकता है आने का, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करिए, तो देखिए टाइम आ जाएगा रूट में 2 लेंथ बाय a। एम आई राइट, ए की वैल्यू डालिए, टाइम आ जाएगा। फिर देखिए स्पीड पूछ सकता है, नीचे आने की स्पीड, तो वो आप निकाल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, तो v आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v फाइनल स्पीड आ जाएगी रूट 2gl। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिखाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर में इससे कितने सवाल पूछे गए हैं। आइए तो अब चलो पहले सवाल कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जो जो सवाल पूछे हैं पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए 2025, सॉलिड स्फीयर मास एम रेडियस आर को विदाउट स्लिपिंग टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया, वो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। फिर आपको बोला है 30 डिग्री का इंक्लाइन था, लेंथ थी L, स्पीड एट बॉटम थी v1, फिर इंक्लिनेशन बढ़ा के 45 कर दिया और लेंथ ऑफ इंक्लाइन सेम रखा है। तो आप बताइए नई स्पीड v2 है तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का रेशियो बताइए। अभी हमने देखा कि स्पीड क्या आई थी, √2al। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन क्या होगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कांस्टेंट 2/5, 5/7 g sin थीटा। इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 2 × 5/7 g sin थीटा इंटू L। अगर आप ध्यान से देखिए रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको बस प्रोपोर्शनैलिटी देखनी थी, 2 5/7 g L सब कांस्टेंट है, बस साइन थीटा बदल रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। देखो तो क्या हो गया बच्चे, रूट हट गया, साइन 30 अपॉन साइन 45, दैट्स इट, 1/2 अपॉन 1/√2, यह आ जाएगा √2/2, यानी 1/√2 इज द आंसर, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन 1। आया बेटा समझ में। और देखो आप, ये हमने कर लिया, ये वाला सवाल पढ़िए, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है, रीचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ रहा है, लेंथ इंक्लाइन प्लेन का L दिया है, जब नीचे आ रहा था तो टाइम लगा उसको t1, ठीक है। व्हेन इट स्लिप्स डाउन इट टेक्स टाइम t1, व्हेन इट रोल्स डाउन इट टेक्स टाइम t2, देन द वैल्यू t2/t1 इज। आइए इसको मैं बता देता हूं, स्लिप्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये आपको गिवन था, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन आपको गिवन था। तो स्मूथ में क्या हुआ, आओ देखें, चलो ये ध्यान से समझना, मैं आपको 3 केस समझा रहा हूं। स्मूथ, फ्रिक्शन नॉट सफिशिएंट, है तो सही बट सफिशिएंट नहीं है, मतलब जो म्यू है मिनिमम रिक्वायरमेंट म्यू से छोटा है म्यू, फ्रिक्शन है बट सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन सफिशिएंट का केस हमने कर लिया कि प्योर रोलिंग होगी और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, g sin थीटा अपॉन 1 + k। यस, अब अगर स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो बताइए जरा, तो बेटा आपका एक्सीलरेशन सिर्फ g sin थीटा ही तो होगा,
है ना, mg sin थीटा फोर्स है वो खींच रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, तो mg sin थीटा अपॉन मास, एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा। अब देखिए ये जो एक्सीलरेशन है ये सबका सेम है, तो अगर मैं रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क को साथ में छोड़ू तो सब जमीन पे साथ में आएंगे, सेम स्पीड से, सेम टाइम पे, सेम एक्सीलरेशन से, चारों साथ में आएंगे, तो चारों रेस जीत जाएंगे। लेकिन इस केस में रेस कौन जीत रहा था? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ऑल सेम, ऑल हैव सेम एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। फ्रिक्शन जब सफिशिएंट नहीं है, अब देखिए यहां पे एक बारीकी समझिए, प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, जरूरत के हिसाब से लगती है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr²/i, वो फॉर्मूला याद रखना है। फिर से दिखा दूं मैं, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, आपको याद रखना है बेटा प्लीज, ये है ना, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे हो रहा है। अब फ्रिक्शन नॉट सफिशिएंट है, मतलब फ्रिक्शन जितनी जरूरत है उतना नहीं है, तो प्योर रोलिंग आप नहीं कर पाएंगे, प्योर रोलिंग नहीं कर पाएंगे, इम्प्योर रोलिंग हो रही होगी। इम्प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, आओ मैं समझा दूं। इम्प्योर रोलिंग का मतलब कि चल भी रहा है, घूम भी रहा है, बट ये कंडीशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब आखिरी पॉइंट की स्पीड देखूं मैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट की स्पीड देखूं मैं, तो हो सकता है स्पीड ज्यादा हो आर ओमेगा से, तो इस केस में बोलते हैं नेट में फॉरवर्ड स्लिपिंग है। फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में आपको फ्रिक्शन पीछे लगाना होगा। सेकेंड केस अगर आपको बोलते स्पीड कम है, आर ओमेगा ज्यादा है, तो आर ओमेगा ज्यादा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग है, नेट स्पीड पीछे आ गई, बैकवर्ड स्लिपिंग, समझ गए, बैकवर्ड स्लिपिंग। तो इस केस में फ्रिक्शन आगे लग रहा होता है। तो ये मैंने जनरल आपको केस बता दिए। इम्प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के एन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू नीड होती है, समझ गए, अकॉर्डिंग टू नीड होती है, जो हमने फॉर्मूला याद किया वो आ जाएगा। लेकिन इम्प्योर फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यहां वैल्यू फिक्स नहीं है, ये इक्वेशन सॉल्व करके आती है। स्टैटिक की एडजस्टेबल वैल्यू है, एडजस्टेबल वैल्यू है, इसीलिए आप देख के नहीं बता सकते, देखते से कि अरे फ्रिक्शन कितना लगेगा, लेकिन इम्प्योर रोलिंग में देखते से फ्रिक्शन बता सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, लेकिन इम्प्योर रोलिंग है, तो नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर हो गया, तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, mg sin थीटा नीचे, पीछे की तरफ म्यू नॉर्मल, नॉर्मल mg cos थीटा, एक्सीलरेशन नीचे, तो आप देखो एक्सीलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। समझ गए, तीनों केस बता दिए। पहला केस g sin थीटा सबका सेम, दूसरा केस अगर सारे पैरामीटर सबके सेम है तो सबका रिंग और सॉलिड स्फीयर सबका एक्सीलरेशन सेम, सब नीचे आ रहे हैं बट स्लाइड कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, घूम तो रहे हैं, स्लाइड मतलब ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी, बट प्योर रोलिंग नहीं है। और तीसरा फ्रिक्शन सफिशिएंट का फॉर्मूला हमने देख लिया, इस केस में सॉलिड स्फीयर की स्पीड सबसे ज्यादा है। अब आते हैं इस सवाल में, आपने बोला डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g sin थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ, जो कि आ जाएगा 2/3 g sin थीटा। ये प्योर रोलिंग का केस। आपने बोला कि स्मूथ किया तो टाइम t1 था, फ्रिक्शन में रोलिंग हुई तो टाइम t2 था। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था, रेस्ट से भेजे तो ये था, t2/t1 की बात की जाए तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है, a1/a2 आ जाएगा। यस, a1 क्या लोगे आप, a1 स्मूथ के टर्म है g sin थीटा, और a2 क्या लेंगे, ये रहा 2/3 g sin थीटा। देखिए रेशियो क्या आ गया, होल रूट
3/2। दिस इज द आंसर। x पूछ रहा है तो x की वैल्यू आ गई 2। आया समझ में? तो एक एक केस आपको पूरा डिटेल में अच्छे से सिखा रहे ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। आइए अगला सवाल देखिए, फॉलोइंग बॉडीज रोल अप द इंक्लाइन प्लेन। रोल अप द इंक्लाइन प्लेन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले बताऊंगा फिर ये कराऊंगा, ठीक है? यस, चलो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताऊंगा। आइए ये वाला सवाल करते हैं। देखिए अब एक व्हील है, रोल कर रहा है प्लेन सरफेस पे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम। इस पॉइंट की स्पीड आपको दी है 8। स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द रिम एट द सेम लेवल ऑफ सेंटर, मतलब ये पॉइंट ए आपको मार्क कर दिया है, ए का आपको स्पीड पूछी है, हाईएस्ट पॉइंट की। देखिए तो देखो अभी हमने बताया था 0 v 2v और इसका बताया था v यानी नेट में v√2, याद है अभी किया था। तो आपको 2v 8 दिया है, इसका मतलब v क्या हो गया 4, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड आ गई 4√2। बच्चे बस यही पूछा है आपसे, देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यस, आगे देखो अगला सवाल, ये एकदम स्मूथ स्ट्रिंग इज फाउंड, प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्योर रोलिंग का केस है, समझ गए? तो आ जाओ यहाँ पे करते, एक स्ट्रिंग को यहाँ पे वाउंड कर दिया है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। ध्यान रखिएगा, रेडियस दिया है, मास दिया है, स्ट्रिंग से फोर्स लगाया है, रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग फ्रिक्शन के प्रेजेंस में होगा। अब आपको बोला है एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। तो आइए अभी हमने किया था एक बार फिर से, F फ्रिक्शन आगे मान लीजिए, F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। फिर हमने टॉर्क की इक्वेशन लिखी थी बेटा, याद है? तो टॉर्क दोनों का सब्ट्रैक्ट, क्योंकि फोर्स और फ्रिक्शन का सेंस अपोजिट है और अल्फा इसी तरफ होगा, तो फोर्स का ज्यादा इक्वल टू आई अल्फा। तो F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू अल्फा, तो ये r कट गया, F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू mr अल्फा। और यहां पे प्योर रोलिंग की कंडीशन a कॉम इक्वल टू r अल्फा, तो r अल्फा को a रख दिया, F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। और देखिए सॉल्व करके आंसर आ गया 2F इक्वल टू 2ma, 2 से 2 कट गया, F कितना है बेटा 40 इक्वल टू मास कितना है यहाँ पे 5a, तो a आ गया आपके पास 8। आया समझ में? एक्सेलरेशन 8 आ गया, फिर a इक्वल टू r अल्फा कर दीजिए, बस r देखिए 0.5, तो अल्फा आ जाएगा, देखिए 1 2 अल्फा आ गया, सॉल्व करके 16। आया समझ में? देखिए एग्जाम में आए हुए सवाल है। आइए अब हम थोड़ा सा एनर्जी की भी बात कर लें। अभी आपने देखा बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए थे, अब मैं आपको एनर्जी के बारे में भी बात कर लो, इंक्लाइन प्लेन में या जनरल एनर्जी की बात कैसे करेंगे। देखो आ जाओ, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाए? काइनेटिक एनर्जी चलने की कितनी होती है, हाफ mv²। घूमने की काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए सेंटर के अबाउट फिक्स करके ओमेगा से घुमाऊं, तो घूमने की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा², मास की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। अब चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो दोनों एनर्जी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये स्पीड यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, ये आपका टोटल फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे आपको बोल दिया जाए, सपोज डिस्क के लिए बात करते हैं कि डिस्क भैया v स्पीड से जा रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो हाफ mv² मत बता के आ जाना टोटल काइनेटिक एनर्जी इससे आएगी। देखिए कैसे, तो आप लिखोगे हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा², एम आई राइट? तो आप लिखोगे हाफ mv², यहाँ पे डिस्क है तो mr²/2। ओमेगा को कैसे लिखे,
तो प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा को लिखिए बेटा v बाय आर, यहां पे देखिए v बाय आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया तो आपको मिला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। देखिए एलसीएम ले लीजिए 3/4 एम वी स्क्वायर, ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। आया समझ में? पक्का, कंफर्म। अब देखिए यहां पे पूछता है कि ट्रांसलेशनल और टोटल का रेशियो बताइए, रोटेशनल और टोटल का रेशियो बताइए। ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशनल का कितना परसेंटेज है, ट्रांसलेशनल एनर्जी टोटल का कितना परसेंटेज है, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का ऐड करके एक्सप्रेशन बनेगा। अलग अलग शेप ऑफ बॉडी के लिए, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मत बोलना, हमेशा सॉल्व करके निकालना। आइए अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अब हम बात करते हैं। देखिए प्योर रोलिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए अभी हमने सिलेंडर वाला भी सवाल किया था, तो फ्रिक्शन तो लग रहा है सर, उसमें कोई दो राय नहीं, फ्रिक्शन तो लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है प्योर रोलिंग में? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है पॉइंट का? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो है, ठीक है, रिलेटिव मोशन ही जीरो है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखना है बस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूं P। तो P का इस वक्त एक्सेलरेशन, इस वक्त स्पीड क्या है? तो इस डायरेक्शन में स्पीड कोई है नहीं, हमने सीखा था प्योर रोलिंग में ये 0 v 2v। तो इस वक्त ये पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका मतलब इस वक्त इस पार्टिकल पे फोर्स तो है बट स्पीड 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 इस इंस्टेंट पे, तो वर्क डन 0 है। यस, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में 0 है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में 0 है। प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। अब मेरे को आप बताना, अगर मैं h हाइट से छोड़ देता हूं, अगर मैं h हाइट से रिलीज कर देता हूं, तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? फ्रिक्शन नहीं है तो लगा ही सकते हो सर। अच्छा अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो लगा सकता हूं कि नहीं? तो भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगाते थे जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता था। यहां पे फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, इसीलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं प्योर रोलिंग के केस। इम्प्योर रोलिंग में नहीं लगा सकता हूं, प्योर रोलिंग में तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। लेकिन यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, टोटल रोलिंग में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके जो फाइनल आंसर आया ना ऐसे ऐड करके वो आप लिखिएगा, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं। तो आइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल कह रहा है एक हॉलो बॉल है यूनिफॉर्म डेंसिटी की, इसको ऊपर रोल किया जा रहा है, रोलिंग बोल दिया इसने, रोल कर रहा है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। इनिशियल v दिया है आपको, मैक्सिमम हाइट बताइए जो कवर होगी, ठीक है। तो आइए आप लिखोगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, मैक्सिमम हाइट पे इस रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक इनिशियल आई को क्या लिखोगे, हॉलो बॉल है तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। ओमेगा को सिखाया आपको क्या लिखना है, v बाय आर, तो ये हो गया v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कट गया। आप देखिए क्या मिला, 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया, देखिए एलसीएम लीजिए, ये हो गया 5/6 mv स्क्वायर इक्वल टू u फाइनल mgh। इसका मतलब हाइट आपको मिल गई, देखिए क्या, 5v स्क्वायर बाय 6g, वैल्यू रख दीजिए बस, स्पीड देखिए दिए 3, ये आंसर है, आ जाएगा इससे 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ये हो गया 3/4 मीटर में। लेकिन देखिए पूछा है सेंटीमीटर में, तो 3/4 मीटर 100 से मल्टीप्लाई करो,
75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 75 इज द आंसर। देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आइए और देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है सवाल, जल्दी देखो। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। फॉलोइंग बॉडीज रोल अप द सेम इंक्लाइन प्लेन विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी, वी सबका सेम है। रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग है भैया। फिर सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क वाला फॉर्मूला लेना है। फिर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट बताना है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट बताना है। तो आप देखो रिंग को क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस। तो ये हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर। फिर डिस्क की बात करें या सॉलिड सिलेंडर की, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू डालिए जल्दी से, ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/4, 3/4 एम वी स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए बात की जाए, सॉलिड स्फीयर के लिए यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखिए आपका 1/2 प्लस 1/5 7/10 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एमजीएच करिए। तो यही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसी से आपका एमजीएच करके इनको एमजी से डिवाइड करके हाइट आ जाएगी। तो बेसिकली यही हाइट का रेशो आ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, हाइट का रेशो आ गया। तो रेशो क्या आ रहा है देखिए, 1:3/4:7/10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलसीएम ले लो 40, सॉरी एलसीएम ले लो 40। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 20:15:14। देखिए ऑप्शन 2 में ये आंसर आ रहा है। आई बेटा समझ में ये बात। चले आगे, ये देखिए सवाल, एक रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, सेम मास है, सेम रेडियस है, इसको आपने इंक्लाइन प्लेन से रोल कर दिया। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सेम हाइट से रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, तो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लेना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। इनिशियल पोटेंशियल दोनों का सेम था, तो फाइनल काइनेटिक भी दोनों की सेम होगी। रेशियो आएगा 1, 7/x = 1, तो x = 7 आंसर आ गया। दैट्स इट, यही पूछा गया है देखो एग्जाम में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपने देखा बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिले हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुल रह के आपको ये करना था। अगला सवाल, दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम बच्चे, ये होमवर्क है, घर से करके आएंगे। दो बॉडी है, रिंग और सॉलिड सिलेंडर, सेम मटेरियल को रोल किया है इंक्लाइन प्लेन पे, और बोला है रेडियस सेम है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, ठीक है। रिंग इज टू सॉलिड सिलेंडर, ये आपको फाइनल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। √x/2 रेशियो है, x की वैल्यू आपसे पूछी है। होमवर्क है, सॉल्व करिए, कमेंट करिए इसका आंसर, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। आइए और आखिरी सवाल इस सेशन का किया जाए। देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक सिलेंडर को दोनों रस्सियों के साथ आपने अटैच कर दिया और ये सिलेंडर फिर अनवाइंड होने लगा। अनबाइंडिंग स्ट्रिंग का सवाल है। आपसे क्या बोला है, रेस्ट से छोड़ दिया, डिस्टेंस बताइए कितना ट्रेवल करेगा ताकि स्पीड फाइनल हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करिए सवाल, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए मैं अगर आपको साइड व्यू दूं तो ये आपका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू ये रहा, बट ये अनवाइंड होता जा रहा है, ये साइड व्यू है। ये सेंटर mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का नीचे मान लेता हूं, तो हो गया mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास। ये पहली इक्वेशन। अब ये खुलते जाएगा नीचे गिरता जाएगा, खुलते जाएगा नीचे गिरता जाएगा, यानी रोलिंग जैसा मोशन है।
तो आपके पास नीचे जाने का भी मोशन है, तो ए भी है और अल्फा भी है। समझ गए? तो सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क अब आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क कैसे लिखें बेटा? देखो, टेंशन का टॉर्क, टेंशन इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका टॉर्क आ गया। mg का टॉर्क अबाउट सेंटर 0 हो जाएगा क्योंकि mg का डिस्टेंस ही नहीं है सेंटर से, तो बस यही टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। बॉडी कौन सी दी है? सिलेंडर, तो आई डिस्क वाला, mr²/2 अल्फा। तो देखिए यहां से इक्वेशन बन रही है टेंशन इक्वल टू mr∝/2, ये यहां से इक्वेशन बनी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से मैं प्योर रोलिंग की कंडीशन a इक्वल टू आर अल्फा लिख सकता हूं क्या? जवाब है हाँ, लिख सकते हैं। इसका कारण सुनिए, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ए पॉइंट रस्सी से कनेक्टेड है जो छत से बंधी हुई है। इस पॉइंट की स्पीड क्या है? 0। इसका मतलब ये ए पॉइंट जो होगा इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। अब ए पॉइंट की स्पीड या एक्सेलरेशन, नीचे आने का ए, घूमने के कारण आर अल्फा पीछे, एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 कीजिए तो आपको ए और आर अल्फा बैलेंस हो जाएगा। इससे आप प्योर रोलिंग की कंडीशन कहें या फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन करें या फिर नो स्लिपिंग की कंडीशन। तो इसलिए 3 इक्वेशन बनी। आइए सॉल्व करते हैं। तो mg माइनस टी इक्वल टू ma, t इक्वल टू m r∝/2, आर अल्फा को रख दो a, तो ये मिल जाएगा आपको ma/2, ऐड कर दीजिए तो mg इक्वल टू 3ma/2, a आ गया आपके पास 2g/3। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब सेंटर ऑफ मास नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है? 2g/3। कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो पूछा है, स्पीड कितनी चाहिए? 4 आपको दी, बस v² इक्वल टू u² प्लस 2as कर दीजिए। तो 4 इंटू 4 16, 2g/3s, u 0 है तो 16 इक्वल टू 4/3s। s कितना आ गया बेटा? 4 से करें तो ये आ गया 12/10 मीटर में, और इंटू 100 कर दिया जाए तो 120 सेंटीमीटर। इसीलिए इस सवाल का आंसर सेंटीमीटर में था 120। आया बेटा समझ में? अब देखिए अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल देखो सर कैसा लेके आए हैं, ठीक है, और किस चीज पे बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ये सवाल है, इससे एक रस्सी अटैच करी, रस्सी को पुली से फिर एक ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, ये बॉडी मान लेते हैं डिस्क है, मास m, रेडियस r, सफिशिएंट फ्रिक्शन मान लेते हैं। अब बताइए क्या होगा? इसकी ग्रेविटी नीचे खींचेगी, सेम मास दे देता हूं, दोनों का मास सेम है, इसकी ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो ये नीचे जाएगा, लेकिन प्योर रोलिंग होगी इसकी। तो आपसे पूछा है टेंशन बताइए, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताइए, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क का सेंटर बताइए, और अल्फा ऑफ डिस्क बताइए, और बस ये 4 चीजें बताइए। कैसे करेंगे? तो इसकी इक्वेशन, इसके लिए F इक्वल टू ma भी लिखना है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी लिखना है, और A इक्वल टू आर अल्फा भी लिखना है, और इसके लिए mg माइनस टी इक्वल टू ma लिखना है। फिर इसके एक्सीलरेशन और इसके एक्सीलरेशन के बीच का रिश्ता जोड़ना है, फिर ये सवाल करना है। तो ये हम करेंगे। आप देखो इसी प्लेलिस्ट में एक लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की गई है, पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट लेके मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की गई है। वहां पे मैं आपको ये वाला सवाल और अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रिंग कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये सब आपको सिखा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ सीखे आज के लेक्चर में, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।